जय हिंद। सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ। आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी के 11 जनवरी को जो सेकंड शिफ्ट में जीके के पोर्शन से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि पिछली क्लास से कुछ बेटर आज की क्लास में करूँगा और आने वाली क्लासेस में आज की क्लासेस से कुछ बेटर करने का और प्रयास करूँगा। अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे। थोड़ा आवाज़ में तबीयत ख़राब होने के कारण प्रॉब्लम है, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, लाल डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? 1854, 48, 50 या 52? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल डलहौजी ने झांसी का विलय 1854 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर इसका सन 1854 में किया था, ईस्वी नहीं, सॉरी। लाल डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1854। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। अगर यहीं पर पूछ ले कि 1848 में किस क्षेत्र का विलय किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1848 में उसने सतारा का विलय किया था। ये यहाँ पे पॉइंट में लिखेंगे, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इस सतारा का विलय 1848 में किया था, झांसी का विलय 1854 में किया था। काफ़ी बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि पंजाब का विलय कब किया था, तो ये ध्यान रखेंगे कि 1849 में जो था, 1849 में जो था, 1849 में पंजाब का विलय किया था। ठीक है, किसका विलय किया था? तो 1849 में पंजाब का विलय किया था, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद पूछा जाता है कि तब उस समय पंजाब के महाराज कौन थे, तो महाराज दिलीप सिंह। पंजाब का विलय 1849 में लाल डलहौजी ने किया, और जो वहाँ के महाराजा उस समय तत्कालीन महाराजा दिलीप सिंह थे, उनको इन्होंने पेंशन देकर इंग्लैंड में भेज दिया था। उसके बाद इन्होंने 1852 में उदयपुर का विलय किया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, 1852 में इन्होंने उदयपुर का विलय किया था, उदयपुर का विलय किया था। उसके बाद पूछा जाता है कि 1854 में झांसी का विलय किया था, फिर 1855 में इन्होंने करौली का विलय किया था, ये ध्यान रखेंगे। 1854 में करौली का विलय किया था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वो अवध का विलय पूछा जाता है कि अवध का विलय कब किया था। काफ़ी बार पूछा गया है, हर एग्ज़ाम जब होता है तो किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट करके पूछ लिया जाता है कि अवध का। पहली बात तो विलय नीति किसने अपनाई थी, तो लाल डलहौजी ने विलय नीति जो है, या इसे हड़प नीति भी कहते हैं, हड़प नीति अपनाई थी लाल डलहौजी ने। पूछा जाता है अवध का विलय कब हुआ था, तो ये देखेंगे 1856 में अवध का विलय किया गया था। जो कि 1856 में अवध का विलय किया गया था, इसी के कारण जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, हम में से सभी लोग सुने होंगे 1857 की क्रांति के बारे में, एक क्लास इसके ऊपर हम ज़रूर लेंगे। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका मुख्य कारण यही था। 1856 में जो अवध का विलय किया गया था, इसी के कारण चलते हुए 1857 में विद्रोह का कारण बन गया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दिया गया है, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम या बेंगलुरु में स्थित है। अगर यहीं पूछ ले नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम वहाँ पे है, तो गुजरात में है, जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? यहाँ पे क्या अंडरलाइन करेंगे हम? पद्मश्री। ठीक है, यही आप जो हम लोग बोलते हैं कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा दिन में मत देखिए। एसएससी जीडी के ही 11 जनवरी को ही जो फर्स्ट शिफ्ट में हमने कराया था, इसके पिछली वाली क्लास, और ये आज 11 जनवरी की सेकंड शिफ्ट क्लास है। तो फर्स्ट शिफ्ट में हमने यही जस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि सबसे कम उम्र की महिला जिन्हें पद्म भूषण वहाँ पे था, ये ध्यान रखेंगे, पद्म विभूषण पूछा गया था। पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था? 2003 में वहाँ पूछा था। आज इसमें पूछा गया है 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आज पद्मश्री पूछा गया है, कल पद्म विभूषण पूछा गया था, जो कि 2003 में दिया गया था। सबसे कम उम्र की महिला जो थी वो थी मिलानी शाल्नवी थी। ठीक है, मिलानी शाल्नवी थी। सर ये मिलानी शाल्विनी जो थी, ये
इन्हें पद्मश्री दिया गया था। कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें शायद सोनल मानसिंह थी जिन्हें सबसे कम उम्र में दिया गया था। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शख्सियत को 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित किया गया मिलिना सानवी को, और जो मालिनी हम बता रहे हैं, ठीक है, जो हम सोनल मानसिंह के बारे में बता रहे हैं, उन्हें पद्मश्री से नहीं सम्मानित किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे, पद्मश्री से उन्हें सम्मानित नहीं किया गया था। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि सबसे कम उम्र में सम्मानित किया गया था उन्हें। इसका राइट आंसर क्या? मिलिना सानवी, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, इस कारण से आप थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4 या 2 या 1? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार सन्निहित है, ये ध्यान रखेंगे। अगर यहीं पे आर्टिकल पूछ लें तो आर्टिकल जो है भाग 3 में सन्निहित है, और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, 12 से लेकर 35 तक, ये ध्यान रखेंगे। भाग 3 में मूल अधिकार है और आर्टिकल 12 से 35 तक ये बताया गया है। और भाग 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था? 2004 में, 18 में, 19 में या 22 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन शुभारंभ किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, या लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी। जरूर चैनल से जुड़ेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको ये क्लास कैसी लगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1992 में सबसे कम आयु में पद्म, ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो तभी हम ऊपर जिक्र कर रहे थे, वो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली नर्तकी या नर्तक का नाम निम्न में से क्या था? अनुराधा पांडे था, सोनल मानसिंह था, उदय शंकर था, या पंडित बिरजू महाराज था? जो हम ऊपर क्वेश्चन का जिक्र कर रहे थे वो ये क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन 11 जनवरी को SSC GD की फर्स्ट शिफ्ट में पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था। यही क्वेश्चन 11 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में भी पूछ लिया गया है। वहाँ पर पूछा गया था कि 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण, ध्यान देंगे, पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र वाली नर्तक या नर्तकी का नाम बताना था, तो वहाँ सोनल मानसिंह थी। और यहाँ पे 1992 में दिया गया है, पर यहाँ पद्म विभूषण की जगह पद्म भूषण है। तो पद्म भूषण, ये भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनल मानसिंह। देखिए यहाँ पे रिपीट हो गया क्वेश्चन ना, यही क्वेश्चन कल पूछा गया था, यही क्वेश्चन मतलब यही क्वेश्चन 11 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, यही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। अगर पंडित बिरजू महाराज मुरली तो यूपी के यहाँ शास्त्रीय नृत्य जो कि कथक है उससे संबंधित थे, और सोनल मानसिंह जो है 1992 में यह पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की नर्तक थी। तो ये किस नृत्य से संबंधित थी, नृत्य शैली से, किस नृत्य शैली से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम और उड़ीसी से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? तो भरतनाट्यम और उड़ीसी से संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। उड़ीसी कहाँ है? उड़ीसा का है। पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 सोनल मानसिंह हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.9, 2.4, 4.2, 2.8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, 2.4। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का भारत 2.4% हिस्सा रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंता संबंधी विकार, खाने संबंधी विकार, तंत्रिका संबंधी विकार, या बाइपोलर विकार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुलिमिया जो है यह खाने संबंधी विकार जो होता है उसे बुलिमिया कहते हैं। यहीं पे अगर पूछ लीजिए जाए जैसे चिंता संबंधी विकार है तो इसको साइकोलॉजी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, उत्तर भारत के लोग किस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश
की एक साथ पूजा करते हैं। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? जिसका राइट आंसर है होली, दशहरा, दीपावली, जन्माष्टमी। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपावली के दिन। दिवाली के दिन जो है उत्तर भारत के लोग देवी लक्ष्मी और गणेश का एक साथ पूजा करते हैं। अगर जन्माष्टमी पूछ लिया जाए तो यहाँ पे कृष्ण कन्हैया भगवान का पूजा किया जाता है। और होली पूछ ली जाए तो यहाँ होलिका दहन, इसकी कहानी काफ़ी बड़ी है। जो प्रहलाद थे उनको दहन करने के लिए भेजा गया था, तो इसकी कहानी काफ़ी बड़ी, जानते हैं होंगे काफ़ी लोग। होली जो है भारत में काफ़ी रंगों का त्यौहार माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वतः शासन वाली एक संस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी है? इसमें सिंपल भाषा में हमको बताना है कि आर्टिकल नंबर 243 में किसके बारे में बताया गया है? ग्राम सभा, पंचायत, नगर निगम या म्यूनसिपल कमेटी के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 243 में हमें पंचायत के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे नगर निगम के बारे में पूछे किसमें बताया गया है, तो नगर निगम जो है ये संविधान के भाग 9 में नगर निगम के बारे में बताया गया है। और अगर यहीं पे आर्टिकल का जिक्र करें तो आर्टिकल 243 में पी से जेड जी तक जो है वह नगर निगम के बारे में बताया गया है। यह भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा, जो भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1992 में हुआ था, उसी समय ये भाग जोड़ा गया था 9 का, और यह 1 जून 1993 में लागू हुआ था। ये ध्यान रखेंगे। नगर निगम 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो 1992 में हुआ था। 1 जून 1993 से इसे लागू किया गया। यह भाग 9 का में है। आर्टिकल 243 के पी से लेकर जेड जी तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 NSSO, वित्त मंत्रालय, RBI, CSO। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, NSSO। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने थे? यशोदा वर्मा, बंधु तिर्की, मनोज सिंह मंडावी, मुसाफिर पासवान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यशोदा वर्मा बनी थी। 2022 में खैरागढ़ और छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? जैविक उर्वरक, अपशिष्ट पदार्थ, अजैविक उर्वरक या रासायनिक उर्वरक? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक उर्वरक के रूप में गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है कृषि के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, 15 जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे हम स्टार बनाएंगे। बहुत बार पूछा गया है, सभी एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है, कोई भी एग्जाम हो तो। यहाँ पे नहरों के बारे में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर या बोल्गा डान नहर? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला यहीं पे अगर पूछ लिया जाए कि स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ता है, तो यह भूमध्य सागर, यहाँ पे भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। अगर यहीं पे पूछ ले कील नहर किसको जोड़ती है, तो कील नहर जो है यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। इसका पुराना नाम जो था कील नहर का, यह केशर विल्हेम नहर भी था। यह सबसे व्यस्त नहरों में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम यहीं पे दिया गया है, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? सिंपल भाषा में कहा गया है, किस प्रकार के बर्तन में हरे रंग का, उसमें एक तरीके से कह सकते हैं क्षरण होता है। जब क्षरण होता है तो उसमें हरा रंग
दिखाई देता है। जैसे लोहे में जंग लगता है तो वो लाल रंग का होता है। उसी प्रकार पूछा गया है किस बर्तन में, किस पदार्थ का बना हुआ बर्तन होता है जिसमें जो उसका क्षरण है या कह सकते हैं जंग है वो हरे रंग का दिखाई देता है। इसका राइट आंसर कार्बन, फास्फोरस, लोहा, तांबा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप तांबे के लोटे में देखिए जब होता है तो उसमें हरे हरे रंग का धब्बा बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने डैश उद्योग के लिए जाना जाता। किसके उद्योग के लिए जाना जाता? मसाले के लिए, पुष्प, हस्तशिल्प के लिए या धातु के लिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काफ़ी लोग मसाले टिक कर देंगे पर गलत होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तशिल्प के लिए जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जाता है? केबल, हवाई मार्ग, बस या पाइपलाइन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया। किसने हर्षवर्धन के दरबार में काफ़ी समय बिताया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वांतसांग ने। स्वांतसांग ने हर्षवर्धन के दरबार में काफ़ी समय बिताया था। ये आज हम 11 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में जो एसएससी जीडी के जीके क्वेश्चन से, जीके के सेक्शन से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी सॉल्व किया। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको विस्तृत रूप से जाना हमने। उम्मीद करता हूँ पिछली क्लास से कुछ बेटर किया होऊंगा आज की इस क्लास में, और आने वाली क्लास में इससे भी बेटर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपको अपना ये परिवार बड़ा करना है। बस एक बात फिर से आप लोगों से कहूँगा कि अपने बड़ों का सम्मान करिए। किसी भी असहाय को देखिए तो आप उसका उपहास मत उड़ाइए, जो भी आपसे हो ज़रूर मदद करिएगा, क्योंकि भगवान आप मदद करते हैं ताकि भगवान आपको कुछ मदद करने के लायक बनाया है, तभी आपसे वो मांग रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।